नमस्कार। बिहार में चुनावों के परिणाम हमारे सामने हैं। एग्जिट पोल परिणामों के बिल्कुल उलट एनडीए ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। अब चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल कैसा रहेगा और इसका केंद्र की राजनीति पर कैसा असर पड़ेगा, इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार की जमीन से जुड़े पत्रकार विपिन तिवारी। मीडिया भारती .net में विपिन जी आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। अब जैसे बिहार के चुनावों के परिणाम लगभग आ चुके हैं, तो अब आप इन नतीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? इन नतीजों में एक चीज तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के प्रति जनता की नाराजगी थी और इस परिणाम को अगर एक लाइन में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और लालू यादव राबड़ी देवी के जंगल राज का डर, इसने बीजेपी और एनडीए के लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चौथी बार मुख्यमंत्री, चौथे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका दे दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले चरण के चुनाव में जो महागठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला, उसने लगभग स्वीप कर लिया। 75% के आसपास सीटें वो महागठबंधन को गई। पहले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी बहुत कम हुई थी और जो पहली रैली है उसमें प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान की प्रशंसा से शुरू की थी। उसके बाद से जब इनको फीडबैक आया, उस फीडबैक के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां बढ़ाई गई और जो एनडीए के लोग हैं, प्रधानमंत्री खुद उसमें शामिल हैं, इन्होंने कहना शुरू किया कि जो जंगल राज के जो राज हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपने माँ से पूछो, अपने पिताजी से पूछो लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल कैसा है। एक तो एनडीए की तरफ से ये डर दिखाया गया। दूसरा, जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक लोग हैं, ये पहले राउंड के चुनाव के बाद से पूरे जोश में आ गए। इनको लगा कि सरकार तो हम बना ही लिए। इसका काउंटर इफेक्ट हुआ, क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार के प्रति नाराज थे और इधर उधर भटक भी रहे थे, वे अचानक से उनका जो जंगल राज के प्रति डर था, उनको लगा कि अभी चुनाव जीते नहीं हैं, तब इतने स्थिति में आ गए हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वह है महिलाओं का, और जो अति पिछड़ा वर्ग, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, अति पिछड़ा वर्ग और दलितों में महादलित, जो पिछले लालू यादव के शासनकाल में जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग था वह महिलाएं और इस वर्ग के लोग। जो अपर कास्ट था, अपर कास्ट के लोग भी पीड़ित थे, लेकिन उस तरह का डे टू डे लाइफ में उनको इससे दिक्कत नहीं होती थी। इस वर्ग को दिक्कत होती थी। इनका जो जंगल राज के प्रति डर था, वह नीतीश कुमार के प्रति जो शिकायतें हैं, जो गुस्सा है, उस पर भारी पड़ गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की लोकप्रियता, बीजेपी का अपना संगठन, बिहार में जो अगर किसी एक पार्टी का संगठन सबसे मजबूत है तो वह है बीजेपी का संगठन। तो ये सारी चीजें, यानी लोकप्रियता और जंगल राज का डर नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी पे भारी पड़ गया। नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी थी, इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। अब चुनाव जीत गए हैं तो कह सकते हैं कि नाराजगी नहीं थी, लेकिन नाराजगी थी। ये तो राजद के विरुद्ध जो उनका संघर्ष था वो बात रही। दूसरा एक ये परिणामों में अगर आप देखेंगे तो जनता दल यू का प्रदर्शन जो टैली है वो बड़ा कमजोर है अगर बीजेपी से तुलना करें, तो इस चीज से क्या नया सिनेरियो बनता है? इसमें अगर आप देखेंगे, इस चुनाव में अगर किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। उनकी सीटें पिछली बार 71 थी, इस बार 43 पे आ गए, यानी 28 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों का फायदा हुआ है। पिछली बार 53 थे, इस बार 74 हो गए हैं। और इस रणनीति में जो मैं पहले भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डैमेज करने वाला, क्योंकि उनके प्रति गुस्सा तो था जनता में, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जनता के पास,
उस गुस्से को हवा दिया और प्लेटफॉर्म दिया चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान की वजह से लगभग 40 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट हारे हैं। जहां पर एलजेपी ने जो वोट लिया है वो हार और जीत के मार्जिन से बहुत ज्यादा है। वो पहले की तुलना में भी वोट परसेंट उनका काफी बढ़ा है। हाँ, 6% वोट लिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान का आकलन उनकी एलजेपी को कितनी सीटें मिली उससे आप नहीं कर सकते हैं। उसके आकलन का पैरामीटर होगा जेडीयू को कितना डैमेज किया। जो चिराग ने शुरू में कहा भी कि उनका मेन गोल है नीतीश कुमार को डैमेज करना, और वो डैमेज किया, और इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट जो है अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब भारतीय जनता पार्टी अब जो एनडीए के अंदर अंदर अगर आप तो अब विपक्षी दल की भूमिका निभाने जैसा लग रहा है। अगर एनडीए की ही बात, एनडीए में इस इक्वेशन से क्या समीकरण आपको बनता हुआ दिख रहा है? क्या उनके खिलाफ कुछ नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, या बीजेपी की तरफ से अब जैसे कार्यकर्ता मांग करने लगे हैं कि जब हमारा टैली बढ़िया है तो हम बड़े भाई की भूमिका क्यों ना निभाएं, है ना? अब देखिए उस लिहाज से आपको क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में तो आ गई है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से इच्छा रही है, क्योंकि जो संगठन है जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में, वह संगठन भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जमीन पर काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से इच्छा रही कि वह बिहार में नेतृत्व का मौका मिले, वह बड़े भाई बने, और वह बड़े भाई बन गए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के स्तर पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो पहले पार्टी अध्यक्ष थे तब भी और गृह मंत्री बनने के बाद भी, सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं। तो वैसी परिस्थिति में उस निर्णय पे आपको नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा? वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर नैतिक दबाव बनेगा। और अगर अभी बन भी जाते हैं, अगर नीतीश कुमार अभी बन भी जाते हैं, तो 1 से 2 साल के अंदर उनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। एक चीज और भी इसमें हो सकती है कि क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए कि नीतीश कुमार खुद ये कहें कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, क्योंकि टैली हमारी पार्टी के खिलाफ है, तो हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद हम जो है इसे विड्रॉल करते हैं। क्या ऐसा भी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से अंदर से ये मैसेज उनको देना चाहेगी कि चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव में आपको हुआ है और आप नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, तो यह अच्छा होगा कि आप खुद कह दें कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और कोई गठबंधन किसी और को चुन ले, हम उसके साथ रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम है तो अंतिम रैली में मुख्यमंत्री ने कहा पूर्णिया में कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। तो वह एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को भी संदेश था, और जो इनके कार्यकर्ता है जो मुख्यमंत्री से नाराज थे उनके लिए भी संदेश था कि इस बार सपोर्ट कर लो, इज्जत बचा दो, हम रास्ता खाली कर देंगे। अच्छा, इस सब चीज में एक चीज चिराग पासवान का जिक्र भी किया। चिराग पासवान शुरू से कह रहे हैं कि मैं मोदी मेरे दिल में रहते हैं और मुझे हनुमान धर्म निभाना है। उन्होंने, अगर जो आपने टैली भी बताया, वोट परसेंट भी बताया, उसके हिसाब से देखे तो उन्होंने एक धर्म तो निभाया, वो हनुमान धर्म है या कौन सा है, चाहे एनडीए को तो उससे नुकसान ही हुआ है, लेकिन अभी वो अपने आप को साबित करेंगे कि मैंने जो है हनुमान धर्म निभाना है। आपको ये कैसा लगता है कि अब वो आगे उनके लिए क्या स्थिति बन रही है? अब आगे का हनुमान धर्म वो कैसे निभाएंगे और किस धर्म को वो हनुमान में बदलेंगे? यह चुनाव चिराग पासवान के लिए अगर देखें तो सबसे सही मौका था जब वो अकेले जाकर के अपनी ताकत का अंदाजा लगाएं, क्योंकि अभी अभी रामविलास पासवान का मृत्यु हुआ था। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से उनके संबंध अच्छे हैं और उनकी उम्र लगभग 36 साल है। यानी
वो एक संगठन के स्तर पर अगर वो गठबंधन में होते तो उनको सीटें ज़्यादा मिल जाती, लेकिन वो उनके ऊपर तमगा वहीं लगा रहता कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं। तो कुछ हद तक अपनी क्षमता दिखाने के लिए, सीट जीते या न जीते, वोट बैंक के स्तर पर कि इतना वोट ला सकते हैं, राजनीति में जीतने के साथ साथ डैमेज करने की भी क्षमता एक आपकी ताकत ही है। तो चिराग पासवान ने इस बार तो दिखा दिया कि डैमेज करने की क्षमता तो है। और यह मत भूलिए, चाहे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किसी भी सभा में जेडीयू के ऊपर से, जेडीयू के द्वारा दबाव के बाद भी एक बार भी चिराग पासवान के ऊपर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। टिप्पणी उन्होंने नहीं की। हाँ, पूरी चुनाव अभियान के दौरान नहीं किया। चिराग पासवान और लोजपा का नाम ही नहीं लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या लोजपा, एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में है, तो उन्होंने इसको स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा कि केंद्र में वो हिस्सा नहीं है या फिर वो दोबारा साथ में नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला वो चुनाव बाद देखेंगे। तो ये क्योंकि केंद्र के लीडरशिप के साथ चिराग के संबंध हैं, अभी नहीं, हो सकता है नीतीश कुमार को थोड़ा सा चोट ज्यादा लगा हो, तो कुछ दिन के बाद केंद्र में मंत्री बनेंगे ही चिराग। मतलब कहने का ये है कि उनके हनुमान के रूप में जो भूमिका है उसका अभी निर्धारण केंद्र सरकार कुछ करेगी। केंद्र का जो नेतृत्व है वो एक निर्धारण करेगी कि इनका उपयोग किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में भी और आगे जब अगले 5 साल बाद जब भी चुनाव हो, तो ये इसका के रूप में भी वो देखेंगे। कल को नीतीश कुमार नाराज भी हो सकते हैं, उनकी जैसी छवि है या जैसे वो मान के चल रहे हैं कि मेरा यह आखिरी दौर है, तो उस वजह से, और चूंकि जनता दल यू में दूसरा नेतृत्व भी नहीं है, जो दूसरी पंक्ति है वहाँ नेताओं का एक अभाव दिखता है, तो एक वो जो वैक्यूम होगा, उस वैक्यूम में चिराग पासवान को एक रखने की भूमिका हो सकती है। जितना उनके होने से जो भी नफा नुकसान होगा वो भविष्य के करते हैं। एक सवाल ये आता है कि अब केंद्र में एक जो राजनीति, जो एनडीए के घटक दलों के बीच की जो राजनीति है, अब उसका जो बिहार के चुनाव के जो पूरे परिणाम होंगे, उसका जो केंद्र की जो राजनीति है उस पर क्या असर आपको दिखेगा आगे? केंद्र की राजनीति पे अभी कोई सीधी असर तो नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, दूरगामी असर जरूर पड़ सकते हैं। तत्काल में ये होगा कि केंद्र सरकार जो है, भाजपा कहेगी कि देखो हमने कोरोना कितना अच्छा से हैंडल किया, लॉकडाउन सक्सेसफुल था, बिहार की जनता ने उसके ऊपर मुहर लगा दिया। और एक और ये छवि प्रस्तुत की जाएगी आगामी चुनाव के लिए कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को हराती है, यानी उनका साथ देकर के आगे खींचने के बजाय उनको पीछे खींचती है। तो ये है, लेकिन जो दूरगामी असर आपको दिखाई देगा इसमें है ओवैसी। ओवैसी ने पूरे सीमांचल प्रदेश जो है, बिहार का सीमांचल हिस्सा जो मुस्लिम बहुल इलाका है, हम आते हैं ओवैसी का जो सवाल है। ओवैसी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और पप्पू यादव हैं, प्रिया पुष्पम हैं, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने एक उम्मीद जगाई थी कि शायद ये कुछ परफॉर्म करेंगे। इन सबको एज ए होल, एक छोटी सी टिप्पणी में आपसे चाहूंगा इस पे, एज ए होल ये जो तीसरा और चौथा जो एक गठबंधन दिख रहा था, उनका प्रदर्शन लगभग नगण्य है, उनका कोई सीट नहीं है, उनके वोट परसेंट बहुत कम है। आपके ये चुनाव पूरे परिणाम में अब इनके लिए क्या जगह आपको दिख रही है? ये खत्म हो चुके हैं या ये फाइट बैक करेंगे? ओवैसी ने जरूर 5 सीटें वहां पे ली और एक नई तरीके का गणित खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नैरेटिव भी बना रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। आपको ये इन सब चीजों पे एक छोटी सी आप एक टिप्पणी बताइए कि इन चारों का अब क्या होने वाला है, इनका भविष्य में क्या है? इन चारों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह ओवैसी का फैक्टर है। जो सीमांचल का एरिया है बिहार का, वो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका जो किशनगंज है, जहां से पिछली बार अगर लोकसभा में देखें तो एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली थी और 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, वो किशनगंज का क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र था। उस एरिया में ओवैसी ने जबरदस्त पैठ बनाई है, 5 सीटें जीते हैं, लेकिन 11 सीटें उनके वजह से
कांग्रेस और राजद को हारना पड़ा है। यह कांग्रेस और राजद का सबसे मजबूत गढ़ होता था, जहां से ये क्लीन स्वीप कर जाते थे। बीजेपी का कोई मतलब नामो निशान उसमें नहीं हो पाता था। कई सीटें हैं जहां पर मतलब 60-60% तक वही नुकसान पहुंचाया है। वहां पे नुकसान पहुंचाया है। अब एक और इसका एक फ्यूचर में ये होगा भविष्य में कि बिहार विधानसभा में और बिहार की राजनीति में ओवैसी एक फैक्टर बन गए हैं। तो कांग्रेस का जो सबसे मजबूत गढ़ था, जहां से मान के चलती थी किशनगंज से एक सांसद तो हमारा आ जाएगा, वह कांग्रेस का खतरा हो गया है। अगर ओवैसी सीमांचल से निकल करके बिहार के बाकी हिस्से में अपनी पैठ बढ़ाते हैं तो वह सीधा असर राजद के मुस्लिम यादव गठजोड़ पर करेगा। अगर मुस्लिम राजद से टूट करके ओवैसी की तरफ जाते हैं तो यादव आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ जा सकते हैं काउंटर कंसोलिडेशन में। यह एक खतरा है। अब इसको देखना पड़ेगा अगले 1-2 साल या अगले चुनाव तक कैसे ये बढ़ता है। और ठीक जो सीमांचल का एरिया है उससे सटा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव है। अगर वो वैसी उसी एरिया में फिर से अगर चुनाव लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में भी, तो फिर वहां पे ममता बनर्जी के लिए भी एक खतरा हो सकता है। लेकिन बाकी जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, ये छोटे मोटे फैक्टर हर चुनाव में रहते हैं। अब इनका वो कोई प्रभाव नहीं रहा। आज एनसीपी की तरफ से एक वक्तव्य भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि ममता बनर्जी के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ओबेसी फैक्टर जैसे आप कह रहे हो, ओबेसी फैक्टर भी वर्क करेगा और बीजेपी जो अपनी पिछले 4-5 साल से जो मेहनत कर रही है वो भी असर एक देखने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव पे आपका क्या कहना है? पप्पू यादव तभी कर सकते हैं जब कुछ, क्योंकि राजद लालू यादव जो हैं वो पप्पू यादव को हमेशा एक खतरा मानते हैं। इसलिए लालू यादव ने कभी पप्पू यादव को उस तरह से राजद में भी रहे उनको वो छूट दी नहीं। उनको हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीमित करने की कोशिश की। इसलिए पप्पू यादव का अपने क्षेत्र में एक लोकसभा जीत जाए, विधानसभा जीत जाए, वो थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही बात पुष्पा प्रियम की, तो पुष्पा प्रियम ने सबसे पहली बात अगर वो अपने आप को सफलता मानती तो यह सफल थी कि पहले ही चुनाव में बिहार की जनता का, विशेष करके युवाओं का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करने में सफल रही थी। लेकिन वह तो मानकर चल रही थी कि हम पहली बार में ही सीएम बन जाएंगे। वुमेन इन हरी, तो ऐसा तो होता नहीं है। फिर वो ईवीएम की बहाना बनाने लगे कि ईवीएम नहीं मिला, ईवीएम का ये हो गया, वोट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार सीधे आई लंदन से और सीधे आपको सीएम बना दे। पहली बार राजनीतिक अगर पूरा अभाव है। हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इस हद तक सफल थी कि लोग आपकी चर्चा करने लगे। 5 साल और सेवा आप अगर करें, लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें, तो शायद आप सफल हो जाएं। जैसे तेजस्वी यादव इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसमें भी वो सफल रहे हैं। लोगों का विश्वास, पूर्ण विश्वास तो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन एक सहानुभूति जरूर उनकी तरफ आया है। लोग अब विचार करने लगे हैं सकारात्मक। लेकिन अभी भी बिल्कुल जीरो हो गए। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए नगण्य रहा। उपेंद्र कुशवाहा जब बीजेपी के साथ मोदी की लहर में 3 सीटें जीत गए तो इनको लगा कि हम अपनी ताकत पर जीत गए हैं और अपनी औकात से ज्यादा मांग करने लगे। तो ना तो राजद गठबंधन देने को तैयार था, ना बीजेपी। इतनी उनकी क्षमता है नहीं। ठीक है, बिहार की राजनीति की 3 धुरी है, लेकिन माने तो 2 ही धुरी है, भाजपा और राजद। बाकी सबको इस धुरी के साथ चिपक करके ही रहना होगा। या तो आप राजद के साथ जाइए या आप भाजपा के साथ आइए। तो बाकी आगे जो अब राजनीतिक भविष्य बनेगा इस बिहार राज्य का, तो आपके हिसाब से अब एक तरफ राजद एक शक्ति के रूप में खड़ा दिखेगा और एक तरफ बीजेपी या आप कहें एनडीए का भी एक कमजोर है, जनता दल यू, और एक इमर्जिंग एक हिस्सा
चिराग पासवान की स्थिति अभी जैसा अभी दिख रहा है कि करीब शायद एक सीट ही उनको मिलेगी या उसमें लीड उनकी है। तो ये तो तय है कि अब जो है बीजेपी और जनता दल यू ही मुख्य धड़े रहेंगे। विपिन जी, आपने चुनाव बाद के परिदृश्य पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों के सामने पूरा विस्तार से एक चित्र खींचा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।